नमस्कार बच्चों। हम कक्षा 12th क्लास का समाजशास्त्र का चौथा अध्याय पढ़ने वाले हैं। सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक संरचना, सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिकरण। 3 अध्याय हमारे हो चुके हैं और ये कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए, सबसे पहले हम आते हैं सामाजिक संरचना। किसे कहते हैं सामाजिक संरचना? सामाजिक संरचना से तात्पर्य होता है कि कोई भी एक आकार या स्वरूप जो हमें दिखाई देता है उसे संरचना कहते हैं। और संरचना किसी भी व्यक्ति या किसी भी संगठन को एक आकार देती है। लेकिन सामाजिक संरचना का क्या तात्पर्य होगा? समाज की संरचना हमें दिखती नहीं है, लेकिन संरचना होती है। जो भी इसकी इकाइयाँ होती है, इसकी परिवार, नातेदारी और साथ ही साथ कुछ परंपराएं, रूढ़ियाँ, मूल्य, प्रतिमान, ये सब मिलकर के सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार की समितियाँ, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, ये सब एक होकर के सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। तो संरचना के बारे में जो अर्थ है वो है संरचना तत्वों की एक क्रमबद्ध व्यवस्था होती है। विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं वो जब एक व्यवस्थित रूप से जुड़ जाते हैं, क्रमबद्ध रूप से जुड़ जाते हैं, तो हम उसे संरचना का नाम देते हैं। और सबसे पहले संरचना की बात करने वाले विचारक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने संरचना की बात अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में की थी और इन्होंने सामाजिक संरचना का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने क्या कहा था? सावयव से तुलना की। सावयव का मतलब होता है शरीर, कि जिस तरह से समाज का एक आकार होता है, एक ढांचा होता है, वो कैसा होता है? एक मानव शरीर के जैसा होता है। कि मानव शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, हाथ, पांव, नाक, कान, आंख, विभिन्न प्रकार के जो अंग होते हैं, उन अंगों को व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से जोड़ने के बाद में एक आकार बनता है मनुष्य का। बिल्कुल वैसे ही समाज की भी विभिन्न इकाइयां होती है, और वो इकाइयां जब क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से जुड़ जाती है तो वो क्या बन जाती है? वो एक संरचना बन जाती है। किसकी संरचना? सामाजिक संरचना। तो सावयव से तुलना करने वाला विचारक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की तुलना किससे की है? सावयव से की है। संरचना का शाब्दिक अर्थ क्या ले सकते हैं? बनावट या फिर बाह्य स्वरूप को हम संरचना कहते हैं। और संरचना का जो निर्माण है वो अनेक इकाइयों से होता है। किसी एक इकाई से हम संरचना का निर्माण नहीं कर सकते हैं। कौन कौन सी इकाइयां हैं जिनसे संरचना का निर्माण होता है? तो देखिए, संस्थाएं होती है, एजेंसियां होती है, प्रतिमान होती है, परिस्थितियां होती है और विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं होती है। इन सब से मिलकर के जब ये सारी की सारी एक संगठित संरचना के रूप में बन जाती है तो एक नई संरचना बन जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक संरचना कहते हैं। और संरचना की सभी इकाइयां कैसी होती है? व्यवस्थित होती है, स्थिर होती है और अमूर्त होती है, जो हमें दिखती नहीं है पर होती है। इनकी वजह से ही संरचना बनती है। तो संगठित भी होगी, व्यवस्थित भी होगी और अमूर्त भी रहेगी। अब इसमें SF नाडेल साहब ने क्या कहा है? संरचना के लिए एक परिभाषा दी है SF नाडेल साहब ने। वो क्या कहते हैं कि संरचना एक व्यवस्थित समग्र है जिसमें उस व्यवस्था के सभी तत्व परस्पर क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। एक व्यवस्थित समग्र है और वो सारे के सारे जो तत्व है वो कैसे जुड़े हुए होते हैं? व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से आपस में जुड़े हुए होते हैं, तब जाके वो संरचना बनती है। अगर हम एक मकान का निर्माण करते हैं तो मकान के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे हमें बजरी, ईंट, पत्थर, सब कुछ चाहिए होता है। अगर हम इन सब चीज़ों के ढेर को एक जगह रख दे तो क्या वो एक मकान बन सकता है? क्या हम उसको मकान कहेंगे? नहीं, हम उसे मकान नहीं कह सकते हैं। जब इनको हम व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से काम में लेते हैं और एक संरचना का रूप दे देते हैं, तभी वो सारा का सारा सामान व्यवस्थित जुड़ करके एक भवन या मकान का निर्माण करता है। उसी तरह से समाज की जो विभिन्न इकाइयां हैं, विभिन्न तत्व है, वो जब आपस में जुड़ते हैं क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से तो एक ढांचे का निर्माण करते हैं, एक संरचना का निर्माण करते हैं। तो एक व्यवस्थित समग्र है जिसमें व्यवस्थाओं के सभी तत्व परस्पर जुड़े हुए होते हैं। इसके 3 तत्व माने गए हैं संरचना के। एक मानव समूह, एक संस्थात्मक प्रतिमान और एक इन अंतर संबंधों का संस्थात्मक स्वरूप। विभिन्न प्रकार के जो मानव समूह होते हैं वो मिल जाते हैं और ये क्या करते हैं? संस्थात्मक प्रतिमानों का निर्माण करते हैं। और यही संस्थात्मक प्रतिमानों में क्या होता है? अंतर संबंध पाए जाते हैं। तो इन अंतर संबंधों का जो एक स्वरूप होता है
वो ही क्या कहलाता है, वो सामाजिक संरचना का निर्माण करता है। आर के मर्टन साहब क्या कहते हैं कि सामाजिक इकाइयों की क्रमबद्धता और उनकी पारस्परिक निर्भरता। सामाजिक इकाइयों की क्या है, एक तो क्रमबद्धता होती है और साथ ही साथ पारस्परिक निर्भरता होती है, और निर्भरता से उत्पन्न जो व्यवस्था होती है वो क्या कहलाती है, सामाजिक संरचना। जो पारस्परिक निर्भरता की वजह से क्या होती है, एक व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। जो ये इकाइयां होती है जब आपस में जुड़ जाती है तो उनके जुड़ने से एक व्यवस्था बन जाती है, तो ये व्यवस्था ही क्या कहलाती है, सामाजिक संरचना कहलाती है। कौन कहते हैं ऐसा, मर्टन साहब कहते हैं। फिर इसके बाद में आ जाता है विशेषताएं, कि सामाजिक संरचना की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता देखिए कि सामाजिक संरचना का निर्माण उनकी उप संरचनाओं से होता है। सामाजिक संरचना का निर्माण कैसे होता है, उप संरचनाओं से। अब उप संरचनाओं में हम किसे शामिल करेंगे, पहला आता है जाति, वर्ग, नातेदारी, परिवार आदि विभिन्न प्रकार की जो ये उप संरचनाएं हैं, जब ये क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से जुड़ जाती है, परस्पर निर्भर हो जाती है, तो इन्हें क्या कहेंगे, हम इन्हें सामाजिक संरचना कहेंगे। और इकाइयों का आपस में अंतर संबंध होता है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, एक दूसरे पर आश्रित होती है। जिस तरह से हमारे शरीर के सभी अंग एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, किसी एक अंग में अगर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है, किसी प्रकार की चोट लग जाती है, तो संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। उसी तरह से जो समाज की संरचना है उसमें अगर किसी एक इकाई में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, तो पूरी की पूरी संरचना प्रभावित होती है। इसलिए इसमें क्या होता है, अंतर संबंध पाया जाता है। अगली विशेषता है, इसमें क्रमबद्धता होती है। जो सामाजिक संरचना है वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है, बिखरी हुई नहीं होती है। सभी के अपने अपने कार्य निर्धारित होते हैं, एक के बाद एक क्रमबद्धता होती है, एक सीरीज होती है पूरी की पूरी जो व्यवस्थित होती है। और सामाजिक प्रक्रियाएं सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण पक्ष होती है। जो सामाजिक प्रक्रियाएं होती है, सामाजिक प्रक्रियाओं से तात्पर्य होती है कि सहयोग होता है, प्रतिस्पर्धा होता है अर्थात कंपटीशन, और साथ ही साथ क्या हो सकता है, सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष भी हो सकता है। तो ये सब क्या कहलाती है, ये कहलाएगी सामाजिक प्रक्रियाएं। और ये सामाजिक प्रक्रियाएं ही क्या होती है, संरचना के महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। इनके बिना किसी भी सामाजिक संरचना में गतिशीलता आना असंभव है। अगली विशेषता है इसकी, सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। हमें दिखाई नहीं देती है सामाजिक संरचना, लेकिन संरचना होती है। हम उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमें एहसास होता है कि समाज में इस तरह की एक संरचना है और हम उसको निभाते हैं, उसके अनुसार हम हमारा जीवन चलाते हैं। सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप को प्रकट करती है। संरचना जो होती है वो किसी भी प्रकार की संरचना एक बाह्य आकार या स्वरूप को प्रकट करती है। तो सामाजिक संरचना भी किसी भी समाज की बाह्य संरचना को या बाहरी आकार को या बाहरी स्वरूप को प्रकट करती है। सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का स्थान पूर्व निर्धारित होता है, प्रत्येक इकाई का। इसमें जो भी इकाइयां जुड़ी हुई होगी, परिवार या फिर समूह या समिति, संस्थाएं, इस तरह की जो इकाइयां होती है, नातेदारी, विवाह, ये सब एक दूसरे पर निर्भर होती है और इनमें हर एक इकाई का स्थान पूर्व निर्धारित होता है। कहीं भी उनको फिट नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक सीक्वेंस होती है, एक क्रमबद्धता पाई जाती है सब में, तब जाके एक समाज की संरचना का निर्माण होता है। हैरी एम जॉनसन, इन्होंने तत्व बताए हैं, 4 प्रकार के तत्व बताए हैं सामाजिक संरचना के निर्माण के लिए। और इनकी किताब का नाम क्या है, पुस्तक है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इनकी पुस्तक है हैरी एम जॉनसन की। और इन्होंने 4 तत्व कौन से बताए हैं कि सामाजिक संरचना में विभिन्न प्रकार के उप समूह पाए जाते हैं, जिसमें परिवार, वंश और वर्ग होते हैं। ठीक है, उप समूह की बात करते हैं। ये एक तत्व तो ये कहते हैं कि सामाजिक संरचना में विभिन्न प्रकार के उप समूह होते हैं, परिवार, वंश और वर्ग। फिर है विभिन्न प्रकार की जो भूमिकाएं हैं वो भी सामाजिक संरचना में पाई जाती है। भूमिकाएं किस किस की हो सकती है, हर व्यक्ति की हो सकती है जिसको समाज में एक प्रस्थिति प्राप्त है। तो भूमिकाओं में जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, माता पिता है, पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, सबकी भूमिकाएं अपनी होती है। फिर है नियामक मानक निर्धारित होते हैं, कार्य करने के सकारात्मक और नकारात्मक मानदंड। नियामक से तात्पर्य है
किसी भी प्रकार के जो नियामक मानक होते हैं, मानक से तात्पर्य है कि कार्य करने के जो मानदंड निर्धारित कर दिए हैं समाज ने, तो वो हर समाज में पाए जाते हैं। तो वो नकारात्मक भी हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं। सकारात्मक मानदंड क्या होते हैं कि अगर आप कुछ भी कार्य करते हो तो आपको बदले में पारितोषिक दिया जाएगा, आपको पुरस्कार दिया जाएगा। अगर आपने कोई गलत काम किया, चोरी की या किसी से मारपीट की या कुछ भी सामाजिक रूप से गलत जो माना जाता है, अगर वो कार्य किया तो इसके लिए आपको क्या मिलेगा, इसके लिए दंड निर्धारित किया गया है। तो नकारात्मक जो मानदंड होंगे वो दंड से रिलेटेड होंगे और जो सकारात्मक मानदंड होंगे उसमें प्रशंसा हो सकता है या फिर किसी प्रकार का पुरस्कार हो सकता है। और जो चौथा इसमें तत्व बताया है वो क्या बताया, सांस्कृतिक मूल्य। जो सांस्कृतिक मूल्य होते हैं वो हमारी जनजातियों, रूढ़ियों और परंपराओं, रीति रिवाजों, कानूनों आदि से जुड़े हुए होते हैं। ये सब मिलकर के सांस्कृतिक मूल्यों का निर्माण करते हैं। सांस्कृतिक मूल्यों को हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, हमारी विभिन्न जनजातियों में देख सकते हैं, विभिन्न रूढ़ियों, परंपराओं, रीति रिवाज और कानूनों में हम सामाजिक मूल्यों को देख सकते हैं। फिर जो पार्सन साहब है उन्होंने सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रतिमान दिए हैं। 4 प्रकार के प्रमुख प्रतिमान बताए हैं टी पार्सन्स ने। उन्होंने क्या प्रतिमान बताए हैं कि जो प्रतिमान होते हैं वो पहले तो होते हैं सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, दूसरा है सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, फिर तीसरा है विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान और चौथा कहलाता है विशिष्ट अर्जित प्रतिमान। ये 4 प्रतिमान बताए हैं टी पार्सन्स ने। इन्होंने उदाहरण भी दिया है कि जो सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान होगा वो कहाँ पाया जाएगा, औद्योगिक समाजों में पाया जाएगा। औद्योगिक समाजों में कौन सा प्रतिमान होगा, सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान। दूसरा होगा सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, जो कि आधुनिक विज्ञान के जो समाज है, तकनीकी उद्योगों से जुड़े हुए जो समाज है उनमें कौन सा प्रतिमान पाया जाएगा, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान इन समाजों में पाया जाएगा। तीसरा जो है वो है विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान। विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान विशिष्ट मूल्यों पर जोर देते हैं। ये ऐसे समाजों में पाए जाएंगे जिनमें विशिष्ट प्रकार के मूल्यों पर जोर दिया जाएगा। और चौथा है विशिष्ट अर्जित प्रतिमान। ये अपने रक्त संबंध पर आधारित या स्थानीय समुदायों पर आधारित जो समाज पाए जाते हैं, रक्त संबंध स्थानीय समुदायों पर, छोटी छोटी जनजातियों में जो समाज पाए जाते हैं उनमें हम किसको लेंगे, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान को लेंगे। तो 4 प्रकार के प्रतिमान की बात करने वाले कौन है, टी पार्सन्स। फिर हम आ जाते हैं सामाजिक स्थिरीकरण। सामाजिक स्थिरीकरण क्या होता है, सामाजिक संरचना हमने पढ़ी है। संरचना के बाद में अगला बिंदु आता है हमारा सामाजिक स्तरीकरण का। स्तरीकरण का मतलब होता है विभिन्न स्तरों में विभाजन होना। तो हमारा जो समाज है वो समाज का कोई एक स्तर नहीं है, अर्थात सिर्फ एक ही आधार नहीं है, इसके बहुत सारे आधार है, बहुत सारे स्तर बने हुए हैं। और स्तर का मतलब होता है उच्च स्तर, मध्यम स्तर, निम्न स्तर। इस तरह से विभिन्न प्रकार के वर्ग होना, विभिन्न प्रकार का ढांचा होना। तो ढांचे में विभिन्न प्रकार के लेयर्स होते हैं, एक तरह से वो स्तर कहलाते हैं। उच्चता निम्नता के आधार पर हो सकता है, या फिर हम इसको जाति के आधार पर ले सकते हैं कि कोई जाति उच्च मानी जाती है, कोई निम्न मानी जाती है। तो समाज में विभिन्न स्तर हमें देखने को मिलते हैं। समाज में समानता देखने को नहीं मिलती है, बल्कि असमानता पाई जाती है। तो इसे हम कहते हैं स्तरीकरण। तो स्तरीकरण में सबसे पहले देखिए जो प्रतिपादक है वो कौन है, इसमें किंग्सले डेविस और विल्बर्ट ई मूर। और इन्होंने एक परिभाषा दी है कि समाज के सदस्यों का विभिन्न स्तरों में विभाजन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ये स्तरीकरण कहा जाता है। कि समाज के जो विभिन्न स्तर पाए जाते हैं, स्तर किसमें होते हैं, सदस्यों के विभिन्न प्रकार के कार्यों में। तो समाज के जो सदस्य हैं, सदस्यों में जो विभिन्न स्तर पाए जाते हैं उन स्तरों को हम क्या कहेंगे, सामाजिक स्तरीकरण। परिभाषा देने वाले किंग्सले डेविस तथा विल्बर्ट ई मूर। अवधारणा भी इन्होंने दी है। फिर टालकट पार्सन साहब ने क्या कहा इसके बारे में कि सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे और नीचे के क्रम में विभाजन है। सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे और नीचे के क्रम में विभाजन।
एक विभाजन है। हम किसी व्यक्ति को उच्च दर्जा देते हैं समाज में, किसी को निम्न दर्जा देते हैं, किसी को हम मध्यम मानते हैं। तो ये जो समाज में विभाजन हमने कर रखा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। कौन कहते हैं? ऐसा कहने वाले हैं टॉलकट पार्सन्स कहते हैं। अब है सामाजिक स्तरीकरण में जो पार्सन्स है, पार्सन्स ने व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारण के 6 कारक प्रमुख माने हैं। 6 कारक कौन कौन से माने हैं? किसी भी प्रकार के सामाजिक स्तरीकरण में महत्वपूर्ण बात होती है उसकी परिस्थिति। परिस्थिति मतलब पद, जो पद उसको प्राप्त होता है, तो उसके लिए 6 निर्धारक महत्वपूर्ण कारक है। पहला क्या होता है? नातेदारी समूह की सदस्यता। विभिन्न प्रकार के नातेदार होते हैं, रिश्ते नाते होते हैं, उनके एक समूह होता है और उस समूह की हमारी जो सदस्यता होती है, वही सदस्यता निर्धारित करती है हमारा स्तरीकरण। व्यक्तिगत विशेषताएं होती है किसी व्यक्ति की, किसी व्यक्ति में कुछ क्वालिटीज होती है जो उसको अन्य लोगों से अलग करती है। तो अगर अच्छी क्वालिटीज है तो उसको समाज में ऊंचा दर्जा दिया जाता है। अगर उसकी क्वालिटीज, उसकी आदतें गलत तरीके की है, उसका व्यक्तित्व थोड़ा सा निम्न दर्जे का है, तो हम उसको समाज में कम रेस्पेक्ट देते हैं, कम इज्जत होती है। तो इस तरह से स्तरीकरण का निर्धारण हो जाता है। किसी भी व्यक्ति की जो अर्जित उपलब्धियां होती है, वो भी स्तरीकरण निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्जित उपलब्धियां कौन कौन सी हो सकती है? जैसे आपने शिक्षा कितनी प्राप्त की है, आपने धन संपत्ति कितनी प्राप्त की है, तो इस तरह की आपने कौन से पद में आप पद किस कौन सा पद है जो आपके पास है अभी अचीव्ड, क्या आपने अचीव किया है, कौन से उच्च पद पर आप बैठे हुए हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो आपके वर्तमान में स्थिति को निर्धारित करते हैं। तो ये जो अर्जित उपलब्धियां, कोई उपाधि आपने ले ली या कोई पुरस्कार आपको दिया गया है, उच्च आपका पद है, तो ये सब चीजें क्या कहलाएगी? आपकी ये अर्जित उपलब्धियां कहलाएगी। इसके अलावा द्रव्यजात होता है, मतलब धन संपदा आपके पास है तो आप ऊंचे माने जाओगे, समाज में परिस्थिति आपकी ऊंची होगी, तो आपका स्तरीकरण में उच्च स्थान प्राप्त होगा। अगर आपके पास सत्ता है, किसी प्रकार की सत्ता, सत्ता का मतलब होता है कोई ऐसा अधिकार दिया गया है आपको वैधानिक रूप से, जो आप में एक कार्य करने की क्षमता है, वैधानिक रूप से कोई भी प्रकार का अधिकार दिया गया है आपको कार्य करने का, तो वो आपकी सत्ता होगी। एक शक्ति होगी, साथ ही साथ आपको सत्ता के साथ शक्ति भी मिली हुई है। शक्ति, एक तो सत्ता के साथ वैधानिक रूप से शक्ति जुड़ जाती है, और एक शक्ति वो होती है जो आप शारीरिक रूप से प्राप्त करते हो, तो शक्तिशाली हो सकते हो, तो उससे भी आपको क्या प्राप्त होती है? समाज में उच्च स्तर प्राप्त हो जाता है। तो ये भी आपके स्तरीकरण का एक आधार हो सकता है। अब ब्लूम और सेल्जनिक ने क्या कहा है? इनके 3 मानदंड माने हैं स्तरीकरण के। पहला है प्रतिष्ठात्मक उपागम, दूसरा है आत्मनिष्ठ उपागम और तीसरा है वस्तुनिष्ठ उपागम। ये 3 प्रकार के उपागम बताने वाले कौन है? ब्लूम सेल्जनिक कहते हैं। प्रतिष्ठा जितनी आपकी समाज में होगी वो प्रतिष्ठात्मक उपागम होगा। आत्मनिष्ठ, आप अपने बारे में, स्वयं के बारे में क्या सोचते हो, और वस्तुनिष्ठ, अन्य लोग भी क्या सोचते हैं। ये सारी की सारी चीजें मिलकर के क्या कहलाएगी? आपका स्तरीकरण निर्धारित करती है। ऐसा कौन मानते हैं? ब्लूम और सेल्जनिक साहब मानते हैं। फिर है आपका मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने भी 3 मानदंड माने हैं स्तरीकरण के। कौन कौन से माने हैं? पहला है आर्थिक। आर्थिक मानदंड में ये संपत्ति तथा आर्थिक लाभ के अवसर पर नियंत्रण की बात करते हैं। संपत्ति और आर्थिक लाभ के अवसर जो प्राप्त होते हैं किसी भी व्यक्ति को, हमारी अचीव्ड संपत्ति होती है, जो भी हमने संपत्ति अर्जित की है, और जो हमें आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त हुए हैं, प्रोग्रेस करने के जो अवसर प्राप्त हुए हैं, उन सब पर क्या है? वो सारे के सारे आर्थिक संपत्ति से जुड़े हुए होते हैं, और ये मैक्स वेबर ने स्तरीकरण का मानदंड माना है। अगला है सामाजिक सत्ता के ऊपर नियंत्रण। जो सामाजिक सत्ता प्राप्त होती है किसी भी व्यक्ति को, उसके ऊपर जो नियंत्रण होता है वो इसका आधार होता है स्तरीकरण का। और सामाजिक स्थान व प्रतिष्ठा के ऊपर नियंत्रण, विभिन्न प्रकार के हमारा जो सामाजिक स्थान, समाज में जो स्थान हमें प्राप्त है, और हमारी जो प्रतिष्ठा है समाज में, उस पर हमारा कितना नियंत्रण है, ये भी किसको निर्धारित करता है? हमारे स्तरीकरण को निर्धारित करता है। अगला बिंदु आता है कि वर्ग पर आधारित स्तरीकरण। स्तरीकरण का अगला जो आधार माना है वो माना है वर्ग। वर्ग में क्या लेंगे हम? इसमें देखिए, जो कार्ल मार्क्स है, वर्ग की बात करने वाले सबसे पहले आते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने एक तो बुजुर्गा या पूंजीपति वर्ग की बात की, दूसरी प्रोटेस्टेंट या सरवारा वर्ग की बात की, कि कोई भी समाज है उसमें 2 वर्ग पाए जाते हैं,
ऐसा कौन कहते हैं? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने वर्ग की बात की है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी एक पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसमें इन्होंने ये बताया है कि हर समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं। पहला वर्ग होता है बुजुर्वा या पूंजीपति वर्ग और दूसरा वर्ग होता है प्रोटेस्टेंट्स या सरवारा वर्ग। तो इसमें ये कहते हैं कि जो शक्तिशाली वर्ग होता है वो निम्न वर्ग पर, कम शक्तिशाली वर्ग पर हमेशा अधिकार या उसका शोषण करता है, ऐसा मार्क्स मानते हैं। जाति के आधार पर वंशानुक्रम और स्थायी स्तरीकरण पाया जाता है। जो जाति के आधार पर स्तरीकरण पाया जाता है वो कैसा होगा? वंशानुक्रम, एक वंश के अनुसार चलता हुआ स्तरीकरण होगा। दूसरा होगा स्थायी। स्थायी होगा, वो बदल नहीं सकता है। जो जैसे जाति में, जिस जाति में व्यक्ति जन्म ले लेता है उसी के आधार पर उसका स्तरीकरण निर्धारित हो जाता है। अगर उच्च जाति में व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसका समाज में उच्च स्थान होगा। अगर निम्न जाति में कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो समाज में उसका स्तरीकरण भी निम्न माना जाएगा। तो ये कहलाता है वंशानुक्रम। फिर है शक्ति पर आधारित। जो शक्ति है व्यक्ति की जो शक्ति होती है वो एक तो अर्जित होती है और एक प्रदत्त होती है। व्यक्ति मेहनत से प्राप्त करता है कुछ तो, और कुछ अर्जित करता है। मेहनत करके जो प्राप्त करता है वो उसकी अर्जित होती है। प्रदत्त जो होती है वो होती है कैसी? जो उसे अपने आप प्राप्त होती है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी। जैसे रिश्ते नाते, जो रक्त संबंधी रिश्ते नाते होते हैं, जाति होती है, ये सब उसे अपने आप मिल जाती है, तो ये प्रदत्त होगी। तो इस तरह से वर्ग का जो ये सामाजिक स्तरीकरण का जो आधार है ये बताए गए हैं। फिर अगला हम देखते हैं कि विशेषताएं कौन कौन सी है सामाजिक स्तरीकरण की। तो पहली विशेषता है प्रवृत्ति कैसी होगी इसकी? सामाजिक होगी। जो सामाजिक स्तरीकरण है वो किससे जुड़ा हुआ है? समाज से जुड़ा हुआ है, तो ये सामाजिक होगा, इसलिए इसकी प्रवृत्ति भी कैसी होगी? सामाजिक होगी। दूसरी विशेषता है स्वरूप में विभिन्नता पाई जाती है। जो सामाजिक स्तरीकरण होता है वो एक जैसा नहीं होता है, बल्कि हर जगह इसका स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। इसीलिए इसके स्वरूप में क्या होता है? विभिन्नताएं पाई जाती है। हर समाज में अलग अलग प्रकार का स्तरीकरण हमें देखने को मिलता है, पद के रूप में, वंश के रूप में, जाति के रूप में, और फिर उपलब्धियों के रूप में, या शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो वहां भी विभिन्नता पाई जाती है। तो स्तरीकरण भी विभिन्न होगा। प्राचीन माना जाता है। जो स्तरीकरण है वो नवीन नहीं है, बल्कि प्राचीन समय से चला आ रहा है, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। और जो परंपरागत समाज रहे हैं उनमें भी स्तरीकरण पाया जाता था। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्गों में पहले समाज बटा हुआ था, 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था। तो उसी तरह से प्राचीन है ये, पहले भी स्तरीकरण पाया जाता था। फिर है प्रत्येक समाज में ये व्याप्त है, ऐसा नहीं है कि किसी समाज में ना हो। स्तरीकरण सार्वभौमिक होता है, हर समाज में पाया जाता है, चाहे वो भारतीय समाज हो या फिर अन्य देशों के समाज हो, सभी में स्तरीकरण देखने को मिलता है। सिर्फ उनके आधार बदल सकते हैं, लेकिन स्तरीकरण में बदलाव नहीं हो सकता। स्तरीकरण होना संभव है। इसके जो परिणाम होते हैं वो भी सामाजिक होते हैं। जो स्तरीकरण होगा वो सामाजिक होगा और उसके जो परिणाम होंगे वो भी सामाजिक ही होंगे। व्यक्ति क्या करता है? अपनी मेहनत से अपने जो अर्जित स्तरीकरण को बदल सकता है मेहनत करके, और वो ज़्यादा उच्च स्थिति प्राप्त कर सकता है समाज में। तो उसका क्या होगा? स्तरीकरण उच्च माना जाएगा। तो इसका जो परिणाम है वो क्या होगा? सामाजिक होगा। इसमें उच्चता और निम्नता का क्रम विन्यास पाया जाता है। बिल्कुल सही है कि समाज में जो उच्चता और निम्नता होती है वही क्या कहलाता है? हमारा स्तरीकरण कहलाता है। क्योंकि कोई भी समाज समान रूप से नहीं रह सकता है, समाज में विभिन्नताएं पाई जाती है। जो व्यक्ति योग्य होता है वो ज़्यादा प्राप्त कर लेता है, और जो कम योग्य होगा उसे लाभ कम प्राप्त होंगे, उसे अवसर भी कम प्राप्त होंगे। तो इस तरह से समाज में असमानता होती है। फिर है समाज का विभिन्न स्तरों में विभाजन होता है। जो स्तरीकरण होता है वो भिन्न भिन्न भागों में समाज को बांट देता है। समाज एक जैसा नहीं हो सकता है, बल्कि समाज बटा हुआ होता है, उसके स्तर बन जाते हैं उच्चता निम्नता के आधार पर। फिर है परस्पर संबद्धता पाई जाती है। ये जो समाज के स्तरीकरण स्तर बने हुए होते हैं इनमें आपस में एक दूसरे से संबद्धता होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक स्तर बन गया तो फिर दूसरा स्तर अलग थलग होगा, बल्कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। जैसे कोई व्यक्ति समाज में निम्न स्थिति रखता है
और वो क्या करता है, वो किसी उच्च स्थिति वाले व्यक्ति को देखता है तो वो उससे इतना प्रभावित होता है कि वो उसके जैसा बनने की कोशिश करता है, तो फिर वो मेहनत करता है और उसके पद को प्राप्त कर सकता है। तो जो अर्जित पद है वो उसे प्राप्त कर सकता है और वो अपना जो स्थान समाज में ऊंचा कर सकता है। तो ये क्या है, समाज का विभिन्न स्तरों में विभाजन होगा और इसमें परस्पर संबद्धता पाई जाती है, परस्पर ये जुड़े हुए होते हैं। और एक जो अंतिम बात है वो है स्थायित्व। इसमें स्थायित्व होता है, ये ऐसा नहीं है कि एक समाज में है दूसरे में नहीं है, या एक बार हो गया और फिर खत्म हो गया, बल्कि स्तरीकरण लगातार चलता रहता है और इसमें स्थायित्व होता है, ये खत्म नहीं होता है। तो इस तरह से हमने स्तरीकरण देखा है। अगला जो हमारा बिंदु आता है वो आता है हमारा सामाजिकरण। सामाजिकरण क्या होता है? देखिए, सामाजिकरण से तात्पर्य होता है कि एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के पश्चात में वो कंटिन्यू, जब तक वो उसकी मृत्यु होती है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है समाज का सदस्य होने के नाते, तो वो सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? सामाजिकरण कहलाती है। तो एक व्यक्ति क्या क्या सीखता है? एक व्यक्ति अपनी संस्कृति को सीखता है, अपने परिवार, नातेदारी, विवाह, सब कुछ परंपराओं को निभाना सीखता है और समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। एक समाज में एक व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की परिस्थिति प्राप्त होती है और उसके आधार पर वो अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करता है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति को उसकी परिस्थिति के अनुसार जाना जाता है, तो ये उसका सामाजिकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। तो सामाजिकरण क्या हुआ? एक व्यक्ति का लगातार सीखने की जो प्रक्रिया होती है, जो जन्म से शुरू होती है, मृत्यु तक चलती है, तो उसे हम कहते हैं सामाजिकरण। तो देखिए, इसमें जो जॉनसन साहब है, जॉनसन साहब क्या कहते हैं कि सामाजिकरण वह शिक्षा है जिसके द्वारा सीखने वाला सामाजिक भूमिकाएं अदा करने के योग्य हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक शिक्षाओं को सीखकर उसको निभाना सीख जाता है, अदा करना सीख जाता है, उसका निर्वाह करना सीख जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? सामाजिकरण कहलाएगा। फिर है इसकी उप प्रक्रियाएं क्या क्या हो सकती है सामाजिकरण की? पहला है नकल करना, फिर है सुझाव देना और है प्रतियोगिताएं करना। नकल करना भी सीखते हैं, दूसरों को देखते हैं, दूसरों के अनुसार हम क्या करते हैं? अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। अगर वो चीज़ ठीक मानी जाती है समाज में तो हम उसको बार बार रिपीट करके सीखते हैं और वो हमारे अंदर हम ग्रहण कर लेते हैं। कोई सुझाव हमें मिल जाता है, कोई व्यक्ति हमें कहता है कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, तो जो चीज़ सही है वो हम उसको ग्रहण करते चले जाते हैं। प्रतियोगिताएं होती है, विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन्स जो हमें सिखा देते हैं। कॉम्पिटिशन कैसे भी हो सकते हैं, नौकरियां प्राप्त करने के भी हो सकते हैं, या फिर हम एक जगह रहते हैं, खेल खेल में बहुत सारी प्रतियोगिताएं करते हैं। तेज दौड़ते हैं तो दौड़ना सीख गए, पढ़ते हैं तो पढ़ना सीख गए, कोई बात करते हैं बात करना सीख गए। तो इस तरह की जो प्रतियोगिताएं होती है वो भी व्यक्ति का सामाजिकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। A.W. ग्रीन साहब ने क्या कहा है? इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सोशियोलॉजी। ग्रीन साहब की पुस्तक का नाम है सोशियोलॉजी। वो ये कहते हैं कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। 3 प्रकार की बात बताते हैं, सांस्कृतिक विशेषताएं, आत्मपन और व्यक्तित्व। इन तीनों प्रकार की जब व्यवस्थाओं को कोई भी बच्चा प्राप्त कर लेता है, अर्थात सीख लेता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सामाजिकरण। फिर हारालाम्बोस क्या कहते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखता है, सामाजिकरण के नाम से जानी जाती है। समाज की संस्कृति को सीखना, कोई भी प्रकार का समाज हो, उस समाज की एक संस्कृति होगी और उस संस्कृति को जब कोई भी व्यक्ति सीख लेता है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सामाजिकरण। ऐसा कहने वाले विचारक का नाम क्या है? हारालाम्बोस। अब इसकी विशेषताएं देखिए, सामाजिकरण की विशेषताएं क्या क्या है? पहली है सीखने की प्रक्रिया। सामाजिकरण जो है वो सीखने की प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक लगातार सीखता रहता है, हर पल सीखता रहता है। जिससे हम मिलते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम उससे ग्रहण करते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? सामाजिकरण कहेंगे। तो पहली शर्त क्या हो गई सामाजिकरण की? कि ये क्या है? सीखने की प्रक्रिया है। दूसरी बात है कि ये आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक बार सीख लिया और फिर सीखना बंद हो गया।
एक व्यक्ति लगातार सीखता है जब तक वो जीवित रहता है, तो आजीवन चलने वाली जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी सामाजिकरण। अगला है संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। जो हमारी संस्कृति है, मानव निर्मित भाग जो है व्यक्ति का, वो क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाती है। और उस संस्कृति को जो सीखने की प्रक्रिया है, संस्कृति को आत्मसात करना मतलब अपने बिल्कुल ग्रहण करना, शरीर में, आत्मा में, मन में बसा लेना ही क्या कहलाता है? सामाजिकरण कहलाता है। संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया। अगला है सामाजिकरण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। गत्यात्मक प्रक्रिया से तात्पर्य होता है गतिशीलता। सामाजिकरण में गतिशीलता पाई जाती है। एक बार सीख लिया तो ऐसा नहीं कि वो फिक्स हो गया है, वो चेंज नहीं हो सकता है, बल्कि समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार सामाजिकरण में बदलाव आते रहते हैं। परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति अपनी बुद्धि से काम लेता है और जो उसको ठीक लगता है वो उसको सीखता है। तो इस तरह से ये गत्यात्मक प्रक्रिया है। समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार इसमें बदलाव आ जाता है। और साथ ही साथ सामाजिकरण क्या है? आत्म विकास की प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति अपना जब खुद का विकास करता है, अर्थात वो जितना सीखता है उतना ही उस व्यक्ति का विकास होता है। अगर नहीं सीखता है, कम सीखता है, या उसका आसपास का वातावरण इस लायक नहीं है कि वो अच्छा सीख पाए, कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां अगर वो आत्मसात कर लेता है, तो बालक का जो सामाजिकरण होगा वो भी कैसा होगा? नकारात्मक होगा। और अगर उसने अच्छी संस्कृति में रह करके कुछ अच्छी प्रवृत्तियों को आत्मसात किया है, तो एक बालक का जो सामाजिकरण होगा वो सर्वांगीण रूप से बहुत ही अच्छा होगा और वो एक उसका व्यक्तित्व निर्माण बहुत अच्छा होगा। सामाजिकरण के अब उद्देश्य हम देखते हैं कि सामाजिकरण अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। सामाजिकरण की वजह से एक व्यक्ति अनुशासित बनता है क्योंकि वो सही तत्वों को ग्रहण करता है, इसलिए ये क्या करता है? अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। और सामाजिकरण प्रेरणा का एक स्रोत होता है। इसका अगला उद्देश्य है कि ये प्रेरणा का स्रोत होता है। व्यक्ति किसी ना किसी से प्रेरित होकर के कोई कार्य करता है। समाज में कोई उसका आदर्श होता है और उस आदर्श के अनुसार ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। सामाजिकरण सामाजिक भूमिका का निर्वहन सीखता है। सामाजिक भूमिका का निर्वहन सीखता भी है और सिखाता भी है। कोई भी व्यक्ति जब किसी प्रकार की सामाजिक परिस्थिति उसे प्राप्त होती है, तो वो उस परिस्थिति के अनुसार क्या करता है? भूमिकाएं करता है। अगर वो प्रॉपर सही तरीके से अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाता है, तो जो समाज के अन्य लोग होते हैं वो उससे अपेक्षा करते हैं, उसको सिखाते हैं, वो अन्य लोगों को देखता है और उस परिस्थिति के अनुसार अपनी भूमिकाओं का निर्वहन सीख जाता है। तो ये भी सामाजिकरण का एक प्रमुख आधार होता है, तत्व होता है, उद्देश्य होता है। क्षमताओं का विकास। जो सामाजिकरण होता है उससे व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का विकास होता है। व्यक्ति जो करना चाहता है उस दिशा में वो प्रयास करता है और उससे क्या होता है? उसकी क्षमताओं का विकास होता है और वो बेहतर तरीके से सीख पाता है। फिर है इसकी प्रक्रियाएं और अवस्थाएं। सामाजिकरण की अवस्थाएं, प्रक्रियाएं। इसमें गिलिन ने 3 स्तर बताए हैं। वो है बालक का सामाजिकरण, युवक का सामाजिकरण और प्रौढ़ का सामाजिकरण। जो व्यक्ति है उसकी अवस्थाएं होती है। सबसे पहले जो व्यक्ति होता है वो बालक के रूप में होता है, फिर वो युवक हो जाता है, युवक के बाद प्रौढ़, प्रौढ़ के बाद वृद्ध हो जाता है। तो प्रौढ़ होने तक उसकी जो सीखने की प्रक्रियाएं होती है वो 3 स्तरों में बांटा है गिलिन साहब ने, और विभिन्न स्तरों में व्यक्ति विभिन्न प्रकार से सीखता है। जो जॉन पियाजे हैं उन्होंने 6 अवस्थाएं बताई है। गिलिन साहब ने 3 अवस्थाएं बताई है सीखने की, तो जो जॉन पियाजे हैं इन्होंने 6 अवस्थाएं बताई है। प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जॉन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई है, तो पियाजे ने 6 अवस्थाएं बताई है। इसमें देखो, पहली जो अवस्था बताई है वो बालक की क्या बताई है कि माँ के दुग्धपान करते हुए बालक में सनसनी का बोध होता है। जब बच्चा छोटा होता है, जन्म लेता है, तब से उसका सामाजिकरण शुरू होता है। जब वो माता से दुग्धपान करता है तो उसके मन में या उसके शरीर में एक सनसनाहट पैदा होती है, तो वो सामाजिकरण का प्रथम स्तर होता है। द्वितीय स्तर में जो जॉन पियाजे हैं वो ये कहते हैं कि बालक किसी एक बिंदु से वस्तु को देखता है, आंखों से ओझल होने पर उसे ढूंढता नहीं है। किसी भी एक बिंदु पर टकाटक
दृष्टि रख करके वो उसको देखता रहता है। लेकिन अगर उसकी आंखों से वो वस्तु ओझल कर दी जाती है तो बालक उसको फिर ढूंढता नहीं है, बल्कि वो भूल जाता है थोड़ी देर में उस वस्तु को। तो ये दूसरी अवस्था है। तीसरी जो अवस्था आती है वो है कि वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है। इसमें 3 से 6 माह के बच्चे की बात हो रही है और इसमें ज्ञानेंद्रियों की सूचनाओं का समायोजन हो जाता है। जब बच्चा 3 से 6 माह का होता है तो उसमें ज्ञानेंद्रियों का जो सूचनाएं हैं वो उसके मस्तिष्क तक पहुंचने लगती हैं और वो उसको कोई भी वस्तु देखता है तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। चौथी अवस्था की बात करते हैं कि बालक उस पदार्थ की खोज करता है जो उसके सामने से अदृश्य हो जाती है। 9 से 10 माह का बच्चा जो होता है वो क्या करता है, कोई भी वस्तु जो उसके सामने आई, पहले उसने उसको देखा, फिर उसको पकड़ने की कोशिश की और अगर वो अदृश्य हो गई तो उसको चारों तरफ खोजने लग जाता है। तो ये उसकी चौथी अवस्था है और ये 9 से 10 माह के बालक में होता है। फिर है स्थान परिवर्तन के क्रम को समझने की कोशिश करता है। 12 से 18 माह का जब बालक हो जाता है तो वो क्या करता है, अगर उसका स्थान बदल दिया जाता है, उसको एक जगह से ले जा करके किसी नई जगह को बिठा दिया जाता है, तो अगर उस जगह पे जाता है तो वो बालक जो है वो समझ जाता है कि वो नई जगह पे आ गया है। तो स्थान परिवर्तन के क्रम को भी एक बालक समझने लगता है। छठी अवस्था में पदार्थ का चित्रण करना और उसकी अनुपस्थिति में उसके विषय में कल्पना करता है। 15 से 19 माह के बीच में कोई बालक जब 15 माह से लेकर के 19 माह का हो जाता है तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उसके मस्तिष्क में एक चित्रण बनने लग जाता है, उसकी कल्पनाशीलता में विकास होने लग जाता है और अगर उसकी अनुपस्थिति हो तो उसके विषय में वो सोचने लगता है। कोई भी पदार्थ है जो उसने देख लिया है तो उसका चित्रण करेगा, कल्पनाएं बनाएगा। अगर वो पदार्थ उसके सामने नहीं होगा तो उसके बारे में अलग अलग सोचता रहेगा। तो ऐसा कब होता है, 15 से 19 माह के एक बालक में होता है। तो ये 6 अवस्थाएं किसने बताई है, ये प्याजे साहब ने बताई है। फिर आपके आती हैं जो संस्थाएं हैं, अभिकरण, प्रमुख अभिकरण कौन से हैं, समाजीकरण के, जिससे एक बालक का या एक व्यक्ति का सामाजिकरण होता है, व्यक्ति का विकास होता है। वो कौन कौन से अभिकरण हैं जिससे एक व्यक्ति का विकास होता है। तो पहला आ जाता है परिवार। इसमें 2 प्रकार की बात आती है, एक तो प्राथमिक संस्थाएं आ जाती है और एक द्वितीयक संस्थाएं। 2 भागों में बांट सकते हैं हम सामाजिक अभिकरण के साधनों को। तो अब इसमें सामाजिकरण के साधनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमारा प्राथमिक संस्थाएं। प्राथमिक संस्थाओं में सबसे पहले हम परिवार को ले लेते हैं। परिवार प्रथम पाठशाला इसीलिए कही जाती है किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि एक जो व्यक्ति है वो सबसे ज्यादा अपने परिवार से सीखता है। कोई भी बालक जब छोटा होता है तो अपनी माँ के संपर्क में आता है, माँ से उसे सब कुछ सीखने को मिलता है, फिर वो पिता के संपर्क में आता है, फिर परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है और इस तरह से एक बालक का विकास होता जाता है, उसका सामाजिकरण होता जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो प्रथम पाठशाला होती है किसी भी बालक की, वो कौन सी होती है, वो उसका परिवार होता है। परिवार प्रथम इकाई होती है सामाजिकरण के लिए। दूसरा आता है नातेदारी समूह। नातेदारी समूह से भी एक बालक बहुत कुछ सीखता है, एक व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। जो रिश्ते नाते होते हैं, रक्त संबंधी होते हैं, विवाह संबंधी होते हैं, तो उसकी वजह से एक विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को व्यक्ति प्राप्त करता है और विभिन्न भूमिकाएं निर्वहन करना व्यक्ति सीख जाता है। फिर अपने अड़ोस पड़ोस में, पड़ोस से बहुत सीखता है, पड़ोस के जो लोग होते हैं उनसे मिलना, उनसे बात करना, इस तरह से वो प्राथमिक संस्थाएं हैं, इनसे सीखता रहता है। और मित्र समूह, जो किसी भी व्यक्ति या बालक के मित्र समूह होंगे, मित्र मंडली होगी, उसके माध्यम से व्यक्ति में सहयोग, प्रतिस्पर्धा और विभिन्न प्रकार की जो संघर्ष, ये प्रक्रियाएं हैं, ये कैसे विकसित होगी, जब वो अपने मित्रों के साथ में रहेगा। तो ये प्राथमिक संस्थाएं हैं जिनसे क्या होता है, एक बालक का सामाजिकरण होता है। दूसरी आती है द्वितीयक संस्थाएं। तो द्वितीयक संस्थाओं में हम क्या लेंगे, सबसे पहले शिक्षण संस्थाएं। प्रथम इकाई सामाजिकरण की परिवार होता है। तो परिवार के पश्चात जब एक बच्चा एक निर्धारित आयु प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद में उसका एडमिशन या उसका प्रवेश एक विद्यालय में होता है। तो विद्यालय एक द्वितीयक संस्था होती है सामाजिकरण के लिए, जो एक जो बालक है उसको
सामाजिक प्राणी के रूप में बनाने में सहयोग देती है। तो शिक्षण संस्थाओं से एक बालक का सामाजिकरण प्रॉपर हो पाता है। दूसरा है राजनीतिक संस्थाएं। विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं जो है एक बालक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वो किसी राज्य से जुड़ा हुआ होता है, वहाँ की शासन व्यवस्था को समझता है, वहाँ की सरकार की कार्यविधियों को जानता है। तो ये सामाजिकरण की प्रमुख संस्था है। फिर आर्थिक संस्थाएं, जो आर्थिक संस्थाएं होती है जिससे वो कमाना सीखता है, धन प्राप्त, लाभ, हानि सब कुछ सीखता है, तो ये भी उसके सामाजिकरण का एक साधन होती है। सांस्कृतिक संस्थाएं, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक संस्थाएं होती है जो हमारी संस्कृति को हमें सिखाती है। तो संस्कृति में विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, परंपराएं हम सीखते हैं, तो ये भी सामाजिकरण का प्रमुख साधन है। धार्मिक संस्थाएं, जिस धर्म से व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है, तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ये सब वो जाता है, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने लगता है। पूजा की विधि सीखता है, कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे कुरान पढ़ना चाहिए। विभिन्न जो भी धर्म है, उस धर्म की संस्था से वो व्यक्ति जब जुड़ता है तो उसके जो रीति रिवाज, परंपराएं हैं, वो व्यक्ति सीख जाता है। व्यवसाय समूह, कोई भी व्यक्ति जिस भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है तो उस व्यवसाय के समूह के लोगों से जुड़ करके वो वहाँ की जो रहने की रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, वो उनको सीखता है। तो जो व्यावसायिक समूह होता है वो भी सामाजिकरण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जनसंचार के माध्यम, विभिन्न प्रकार के जनसंचार के जो माध्यम होते हैं, टेलीविज़न होता है, पत्र पत्रिकाएं होते हैं, या आजकल इंटरनेट बहुत ज़्यादा चल रहा है, टेलीफोन है, सब कुछ ये क्या करते हैं, ये करते हैं एक व्यक्ति का विकास। कैसा विकास? सामाजिकरण। एक व्यक्ति को सोशलाइज बनाते हैं ये सारी की सारी जनसंचार के माध्यम। फिर अगला आता है सामाजिकरण की विभिन्न विधियां। इसमें हम देखते हैं एक तो दमनकारी सामाजिकरण की विधियां होती है। दमनकारी में क्या क्या लेंगे हम? इसमें है दंड या भौतिक पुरस्कार। जो सामाजिकरण होगा उसमें दमनकारी सामाजिकरण से तात्पर्य होता है कि अगर व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है तो उसके लिए क्या होगा? एक दंड का प्रावधान होगा, समाज में उसको दंडित किया जाएगा, या उसकी आलोचना होगी तो उसको ये लगेगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो गलत कार्यों से एक व्यक्ति बच जाएगा। तो इससे क्या कहेंगे? नकारात्मक सामाजिकरण जो है, ऐसा करने से वो बच जाएगा। तो दमनकारी सामाजिकरण होगा। और ये क्या क्या किस तरीके से होगा दमनकारी सामाजिकरण? कि उसको दंड दे दिया जाएगा, या फिर अगर अच्छा काम करेगा तो उसको भौतिक पुरस्कार दे दिया जाएगा। इसमें आज्ञाकारिता, अनुशासन एवं प्रभुत्व के प्रति सम्मान का भाव सिखाया जाता है और आदेशों का संचार माता पिता से बच्चों की ओर होता है। ये जो सामाजिकरण की विधियां है, इसमें अगर हम किसी बच्चे को ये कहते हैं कि अगर तुमने गलत कार्य किया तो तुम्हें ये दंड मिलेगा, तो इसके अनुसार क्या सिखाया जाएगा दमनकारी सामाजिकरण में? कि उसको एक तो आज्ञाकारी बनाया जाएगा कि वो अपने पेरेंट्स का, अपने गुरुजनों का या अपने बड़ों का क्या माने, कहना माने, वो आज्ञाकारी बने। साथ ही साथ उसमें अनुशासन और प्रभुत्व के गुणों को विकसित किया जाएगा कि वो एक डिसिप्लिन में रहे, वो गलत कार्य ना करे, और जो प्रभुत्व के प्रति क्या रहे? सम्मान रहे। अपने से जो बड़े हैं या जो अच्छे लोग हैं उनके प्रति उसका सम्मान होना चाहिए, ऐसा भाव उसको सिखाया जाएगा दमनकारी सामाजिकरण के द्वारा। दूसरा, उसको आदेशों का संचार और माता पिता से बच्चों की ओर करना सिखाया जाएगा। विभिन्न प्रकार के जो आदेश होंगे वो कहाँ से मिलते हैं? माता पिता से एक बच्चे को मिलते हैं। तो बच्चा ये सीख जाता है कि जो मेरे माता पिता ने आदेश किया है, जो कार्य मुझे बताया है, मुझे ऐसा करना है। ये भी दमनकारी सामाजिकरण के तहत सिखाया जाता है। और अगला है बच्चों का व्यवहार आदेश एवं भय से संचालित करवाया जाता है। इस प्रकार के सामाजिकरण में एक बच्चे का जो व्यवहार है वो आदेश दे करके संचालित करवाया जाता है, अर्थात उसमें भय पैदा कर दिया जाता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया, अगर बच्चा कहीं से गलत कार्य करता है या बिना पूछे कोई चीज़ उठा लेता है तो पेरेंट्स का भय होता है, आंख दिखाते ही बच्चा डर जाता है कि मेरी मम्मी ने मुझे आंख दिखा दी है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। हाव भाव को वो ग्रहण कर लेता है और उस कार्य को नहीं करता है। तो ये हो गया भय। और आदेश मतलब कोई अगर माता पिता ने आदेश दे दिया कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, तुम्हें टॉप करना है, तो बच्चा उसके अनुसार व्यवहार करता है और कार्य करता है। तो ये क्या कहलाता है? ये दमनकारी सामाजिकरण कहलाता है। जो सामाजिकरण है उसमें माता पिता प्रमुख होते हैं, अर्थात सामाजिकरण माता पिता केंद्रित होता है। कौन सा सामाजिकरण?
दमनकारी सामाजिकरण। दमनकारी सामाजिकरण में महत्वपूर्ण कौन होते हैं? माता और पिता। फिर है सहभागी सामाजिकरण। अगला जो सिद्धांत आता है वो सहभागी सामाजिकरण होता है। इसमें बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने की छूट होती है। दमनकारी सामाजिकरण में तो माता पिता प्रमुख केंद्रित होते हैं, जबकि सहभागी सामाजिकरण में कौन प्रमुख होता है? बच्चा। एक बालक अपने अनुसार व्यवहार करने के लिए फ्री होता है, वो अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार कर सकता है, अपनी इच्छा अनुसार आचरण वो कर सकता है, उसको छूट होती है। फिर हम देखते हैं सामाजिकरण के सिद्धांत। कुछ विचार है कि जिन्होंने सामाजिकरण से संबंधित सिद्धांत दिए हैं, जिनमें हम सबसे पहले बात करते हैं दुर्खीम की। दुर्खीम के अलावा जो दिया है वो है कूले ने, मीड और फ्राइड। ये विचार है कि जिन्होंने सामाजिकरण के बारे में बात की है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं दुर्खीम। दुर्खीम साहब ने अपनी पुस्तक जो है इनकी वो है सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, ये इनकी किताब का नाम है। और इन्होंने ये कहा है कि सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, एक सामाजिकरण का सिद्धांत दिया है, सामूहिक प्रतिनिधित्व या सामूहिक प्रतिनिधान का सिद्धांत। ये क्या होता है? इसमें ये कहा गया है कि जो सभी लोग मिलकर के जिसको स्वीकृति दे देते हैं, सर्वमान्य है, तो वो क्या बन जाता है? सामूहिक प्रतिमान बन जाता है, तो उसको लोग निभाते चले जाते हैं। तो सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत ये देते हैं। कौन देते हैं? दुर्खीम साहब। अगला है मीड का स्वयं का सिद्धांत। पुस्तक कौन सी है मीड साहब की? माइंड एंड सोसाइटी। मीड का स्वयं का सिद्धांत ये कहता है कि समाज की वजह से ही व्यक्ति के स्वयं का विकास होता है, और इन्होंने स्वयं की चेतना सामाजिकरण का आधार बताया है। मैं और मुझे का सिद्धांत भी इसमें कहा गया है। इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं? मैं और मुझे। मैं मतलब खुद के बारे में बात की जाती है, मुझे मतलब समाज, अर्थात समाज आपको जिस रूप में देखता है आप अपनी छवि वैसी बनाते चले जाते हो। तो इसको कहा है मैं और मुझे। और ये जो मैं है वो है स्वयं, अर्थात स्वयं का विकास कैसा होगा? स्वयं की चेतना कैसी होगी? सामाजिकरण के माध्यम से होगी। और स्वयं की बात, स्वयं की चेतना की बात कौन करते हैं? मीड साहब करते हैं। और सामाजिक अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप ही स्वयं चेतना का विकास होता है। सामाजिक अंतःक्रिया कैसे होगी? जब कोई व्यक्ति अन्य लोगों से मिलता है और उनके संपर्क में आकर के अंतःक्रिया करता है, एक संबंध बनाता है, तो लोग उसके बारे में जो धारणा रखते हैं, अन्य लोग किसी व्यक्ति के बारे में जो धारणा रखते हैं, और वो धारणा हमें पता चलती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो इससे क्या होगा? स्वयं चेतना मतलब स्वयं की चेतना का विकास होगा, स्वयं का विकास होगा। अगर लोग मेरे लिए अच्छा सोचते हैं तो मैं सोचूंगी मैं बहुत अच्छी हूँ, कोई मेरे लिए गलत सोचता है तो मैं सोचूंगी मेरे में ये कमी है। भाषा की भूमिका प्रमुख होती है इसमें। मैं और मुझे का सिद्धांत इसको कहा जाता है। जो मीड का सिद्धांत है इसमें भाषा महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति भाषा से ही आपस में संवाद करता है, बिना भाषा के व्यक्ति संवाद नहीं कर सकता है। फिर अगला आता है कूले का आत्मदर्पण का सिद्धांत। प्रश्न आ सकता है कि आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया है? C.H. कूले ने। मैं और मुझे या स्वयं चेतना का सिद्धांत कौन देने वाला विचारक है? तो वो है मीड। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया है? वो है दुर्खीम। तो देखिए कूले का आत्मदर्पण वादी सिद्धांत, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन हिंदी में कहेंगे, या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने आत्मदर्पण का जो सिद्धांत दिया है उसमें ये कहा है कि दूसरे व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है। एक पुस्तक तो ये है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी पुस्तक का नाम क्या है? ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। तो दूसरे व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें कैसा पता चलेगा? कि ये जो समाज है वो इन्होंने क्या माना है? एक दर्पण के समान माना है। समाज क्या है? एक दर्पण है। समाज को दर्पण मान लिया, और ये कहा कि हम जब दर्पण में देखते हैं तो हमारी वास्तविकता हमें पता चल जाती है। इसी तरह से जब हम समाज में जाते हैं, समाज में रहते हैं, तो जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं, तो वो लोग, वो समाज क्या हो गया? एक दर्पण हो गया। तो हमारे बारे में जो भी धारणा रखते हैं, जो भी सोचते हैं, वो हमें पता चल जाती है। तो ये आत्मदर्पण का सिद्धांत कहा इन्होंने। किसने कहा? कूले साहब ने कहा है।
फिर है कि उस दृष्टिकोण के आधार पर हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं, मतलब लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, ये जब हमें पता चलता है तो हम ये मान लेते हैं कि उस दृष्टिकोण के बारे में हम क्या सोचते हैं। लोग जो सोचते हैं वही हम लोग भी हमारे बारे में सोचने लग जाते हैं। लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, तो आपको ये लगने लगेगा कि मैं वास्तव में बहुत अच्छा हूं। तो आपने एक दर्पण देख लिया, अन्य लोगों के माध्यम से खुद को देख लिया, तो ये क्या कहलाएगा, आपका आत्मदर्पण का सिद्धांत कहलाएगा। उस कल्पना के आधार पर स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं या हीन समझते हैं। लोग जैसी कल्पना आपके बारे में रखते हैं, जैसी सोच आपके बारे में रखते हैं, तो आप भी अपने आप को वैसा ही समझने लगते हो। अगर लोग आपके लिए सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, तो आप भी ये सोचते हो कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, और लोग सोचते हैं कि नहीं आप बहुत खराब हो, तो आप भी यही सोचने लग जाओगे कि मैं खराब हूँ, मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है। हमें कैसा पता चला हमें गुस्सा ज़्यादा आता है? क्योंकि लोगों ने हमें ये बताया कि हमें गुस्सा ज़्यादा आता है। इसलिए लोग जैसी धारणा हमारे बारे में रखेंगे तो हम भी हमारे बारे में वैसा ही सोचने लग जाते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? C.H. कूले। एक है फ्राइड, मनोविश्लेषणवादी विचारक है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, इड ईगो और सुपर ईगो का सिद्धांत दिया है। इड ईगो सुपर ईगो। तो क्या होता है इड? इड मतलब दमित इच्छाएं, बुरी इच्छाएं, तो जिसमें व्यक्ति कुछ भी कर लेता है, पशुवत इच्छाएं होती है इड, अनंत इच्छाएं होती है व्यक्ति की। इनके माध्यम से व्यक्ति प्रभावित होकर कुछ बुरे कार्य भी करने लग जाता है। दूसरी तरफ आती है ईगो। ईगो जो है वो क्या होती है, कौन सी इच्छाएं होती है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी सोच के आधार पर, तर्क के आधार पर निर्णय लेता है कि क्या सही है क्या गलत है। जो इड होगा, इड में सही गलत नहीं सोचा जाता है, व्यक्ति को जो समझ में आ रहा है करता चला जा रहा है। और जो ईगो होगा, ईगो दिमाग से सोच करके विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय लेगा, तब कोई कार्य करेगा। और सुपर ईगो की स्थिति क्या है? तीसरी जो स्थिति है वो सुपर ईगो की है। वो क्या है कि इसमें नैतिक आदर्शों, मूल्यों और नियमों के आधार पर, नियमों की स्थिति के आधार पर निर्णय लिया जाता है। इसमें नैतिक आदर्शों को भी देखा जाता है कि ये आदर्श सही है या गलत है, ये चीज करना ठीक है या गलत है। तार्किक भी होगा, नैतिकता भी होगा, तब जाकर के निर्णय लिया जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि एक मिठाई रखी है सामने। अब हमारा जो इड है वो ये कहता है कि मिठाई उठा के चोरी से चुपके से खा लेनी चाहिए। फिर हमारा जो ईगो है वो कहता है कि ये गलत है, चोरी करना गलत है, हमें नहीं उठाना है, हमें क्या करना है, पैसे से ले लेना चाहिए, पैसा दे करके ले लेना चाहिए। ये क्या कह रहा है, विवेक सम्मत बात कर रहा है। सुपर ईगो क्या कह रहा है? सुपर ईगो नैतिकता की बात करता है कि चोरी करना बुरी बात है, चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। अगर हमने चोरी की तो हमारे सामाजिक मूल्य, मतलब हमें पाप लगेगा या हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। इस तरह की जो आदर्शात्मक बातें करेगा वो करेगा सुपर ईगो। इस तरह से तीन स्थिति व्यक्ति की बताई है, और इन तीनों स्थितियों से ही व्यक्ति का विकास होता है। ऐसा कौन मानते हैं? फ्राइड कहते हैं। जबकि जो कूले, C.H. कूले कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो दर्पण है समाज, समाज एक व्यक्ति के सामाजिकरण में योगदान देता है, आत्म का विकास करता है, तब जाके व्यक्ति का विकास होता है। मीड क्या कहते हैं? स्वचेतना की बात करते हैं कि व्यक्ति का स्वचेतना के माध्यम से ही सामाजिकरण होता है। और दुर्खिम क्या कहते हैं? दुर्खिम सामूहिक प्रतिनिधान की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि सारा का सारा समाज जिन मूल्यों के अनुसार चलता है, स्वीकार्य मूल्य होते हैं, उनके अनुसार ही एक व्यक्ति का विकास होता है। इस तरह से आज हमने ये पूरा अध्याय, चतुर्थ अध्याय पढ़ लिया है, और मैं आशा करती हूँ आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। आप इसको बार बार रिपीट करके देखें, समझें, और आपका ये उम्मीद करती हूँ कि पूरा पाठ आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। अगली क्लास के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।